नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर। और बैंकिंग अवेयरनेस में मार्च मंथ का पार्ट 1 मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूं। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर भी जो है वो कवर किया है। तो बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको वहां से कवर कर लेने चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2022 में आपको हर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आप लोगों से 2 मिनट बात करना चाहूंगा कि यदि आप लोग 2022 में सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इसके पीछे आपका डिटर्मिनेशन, संकल्प शक्ति जो है वो काम करेगी। आप अपने लक्ष्य के लिए कितनी मोटिवेटेड हैं, आपने क्या डिटर्मिनेशन कर रखा है, तो कोई भी हर्डल जो है वो बीच में नहीं आनी चाहिए। आजकल यूट्यूब पर शॉर्ट्स जो है वो काफी चल रहे हैं, जिसे देखिए वो शॉर्ट्स के पीछे पड़ा है। इसलिए आप जो है वो सोशल नेटवर्क से बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं पार्ट 1 के बैंकिंग अवेयरनेस में मार्च महीने की। ये मेरा इंस्टा है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती है और इसके साथ में ही वहां पर एक क्विज भी अवेलेबल होगा, आप लोग उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन जो है वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? आप लोग को पता होगा कि अजय त्यागी काफी लंबे समय से इस पद पर बने हुए थे, लेकिन रिसेंटली एक वुमेन ने उनको रिप्लेस किया और मधाबी पुरी बुच जो हैं, डी इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने रिसेंटली एज ए न्यू चेयरमैन का पद जो है, यानी कि चेयर वुमेन हम लोग कहेंगे, इस पद को संभाला है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयर वुमेन जो है वो बनी है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। देख सकते हैं आप लोग आईसीआईसी की फॉर्मर बैंकर ये रह चुकी हैं, जिनका नाम है माधवी पुरी बुच, है ना। नाम जो है वो आप लोग को याद रखना है। शी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ सेबी, जिन्होंने रिप्लेस किया है अजय त्यागी को। सेबी की हम लोग बात करें तो जितना भी सिक्योरिटीज है मार्केट में, उनको रेगुलेट करने का काम है सेबी का। इसको फाउंड किया गया था 12 अप्रैल 1992 को और हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा की है? यह तो आप लोग को पता होगा कि इंडियन फाइनेंस के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बिल्कुल रूरल एरियाज हैं, वहां पर बैंकिंग की फैसिलिटी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है। तो क्यों ना हम घर घर जाकर जो है वो बैंकिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएं। इसी क्रम के अंदर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिसेंटली प्रोजेक्ट बैंक सखी जो है शुरू किया है, जिसके तहत उड़ीसा के अंदर घर घर जाकर जो भी बैंकिंग से रिलेटेड परेशानियां हैं उनको दूर किया जाएगा। और पब्लिक सेक्टर लेंडर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिसेंटली महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उड़ीसा के अंदर प्रोजेक्ट बैंक सखी की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो उड़ीसा के लोगों के लिए घर घर परेशानी मुक्त पहुंच जो है वो प्रदान की जाएगी। बैंक खाते जो है वो खोले जाएंगे। बैंक अकाउंट खोलना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आप लोग को पता होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है या फिर गवर्नमेंट की और भी कई स्कीम्स हैं जिनका पैसा जो है वो सीधे अकाउंट में आता है। तो यदि वो सब्सिडी या फिर वो जो फाइनेंस है जब वो आपके बैंक में आएगा तो उसके लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इसीलिए घर घर जाकर बैंक अकाउंट जो है वो ओपन किए जाएंगे ताकि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका फायदा उन लाभार्थियों को मिल सके। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हम लोग बात करें तो हेडक्वार्टर है पुणे में। सीईओ हैं इसके एएस राजीव, जो कि 2 दिसंबर 2018 को अपॉइंट किए गए थे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फाउंड किया गया था 16 सितंबर 1935 को। ये 1935 का साल वही है जिस समय 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और जिस एक्ट के थ्रू ये रेगुलेट होता है वो है 1934 का एक्ट। आप लोग को पता होगा सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे और यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा शार्क टैंक। बिल्कुल हम लोग बात करने जा रहे हैं अश्नीर ग्रोवर की। उन्होंने रिसेंटली भारत पे के बोर्ड के एमडी और निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। कारण जो भी रहे हों, लेकिन हमारे लिए आंसर जो है वो अश्नीर ग्रोवर, बी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग देख सकते हैं
कि अश्नीर ग्रोवर जो थे वो को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे भारत पे के, और अश्नीर ग्रोवर के पास में 9.5% स्टेक जो थे वो भारत पे के अंदर थे, जिनकी कुल कीमत 1915 करोड़ रुपए थी। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत पे 2021 में यूनिकॉर्न बनने वाला 19वां भारतीय स्टार्टअप है। यहां पर दो वर्ड मैं आप लोगों के पास में क्लियर करना चाहूंगा। फर्स्ट तो है यूनिकॉर्न और दूसरा है स्टार्टअप। आपके माइंड में यदि कोई आइडिया है तो आप उस आइडिया से एक बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टार्टअप। लेकिन वो आइडिया इनोवेटेड होना चाहिए, फर्स्ट आइडिया होना चाहिए, उसके बाद में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इसी के लिए स्टैंड अप जो इंडिया है वो वर्ष 2015 के अंदर की स्कीम जो थी वो चलाई गई थी, और वो स्कीम जब रन की गई थी उसकी डेट थी 16 जनवरी 2015, और इसीलिए 16 जनवरी को स्टार्टअप डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। अब से हर साल 2022 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया है, अब से हर साल 16 जनवरी को स्टार्टअप डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए स्टार्टअप की कीमत जो है वो बढ़कर 10 अरब डॉलर हो गई है, क्या कह रहा हूं मैं, 10 अरब डॉलर यदि हो चुकी है तो वो यूनिकॉर्न के अंदर काउंट होना शुरू हो जाता है। यूनिकॉर्न के अंदर काउंट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहां पर मैंने 10 अरब कहा है। यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न, आप लोगों के पास में दो वर्ड हैं, यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न दो वर्ड हैं। तो जब 10 अरब हो जाएगी तो हम लोग डेकाकॉर्न कह देंगे, और जब 1 अरब डॉलर हो जाएगी तो उसको यूनिकॉर्न कह देंगे, है ना। तो ये जो है उस बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि 1 अरब है तो यूनिकॉर्न कह देंगे, और 10 अरब डॉलर है तो उसको डेकाकॉर्न हम लोग कह देंगे। तो 19वां भारतीय स्टार्टअप है कौन सा, भारत पे। और अश्नीर ग्रोवर ने रिसेंटली यहां से क्या किया है, रिजाइन किया है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली के अंदर। फाउंडर्स देखिए आप लोग, अश्नीर ग्रोवर हैं और शाश्वत नकरानी, है ना, ये जो है दोनों फाउंडर थे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एफडीआई लिमिट फॉर एलआईसी अंडर द ऑटोमेटिक रूट। यहां पर वर्ड्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड यूज किया गया है ऑटोमेटिक रूट, अभी हम लोग समझते हैं, लेकिन रिसेंटली डी इसका करेक्ट आंसर है। 20% जो है वो एफडीआई की लिमिट कर दी गई है एलआईसी के लिए, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। यहां पर एक वर्ड है ऑटोमेटिक रूट। दो वर्ड हम लोग को क्लियर करने हैं। एक तो है ऑटोमेटिक रूट, जिसको हम लोग कहते हैं कि यदि मुंबई रूट से हम लोग इसको निवेश करेंगे, एफडीआई जब भी आता है वो यदि बॉम्बे रूट से आता है तो उसमें कोई भी अनुमति की लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक रूट कहलाता है। इसके बाद में एक गवर्नमेंट रूट भी होता है जिसको दिल्ली रूट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी जरूरी होती है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू द एफडीआई पॉलिसी, और 20% जो है वो ऑटोमेटिक रूट से एलआईसी के अंदर अप्रूव किया है। तो दोनों वर्ड आप लोगों को यहां पर क्लियर होने चाहिए, एक तो ऑटोमेटिक रूट है और एक गवर्नमेंट रूट है। ऑटोमेटिक रूट को हम लोग बॉम्बे रूट भी कहते हैं, और जबकि गवर्नमेंट रूट को हम लोग दिल्ली रूट भी कहते हैं। जब भी ऑटोमेटिक रूट से कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है एफडीआई के थ्रू, तो फिर उसमें कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि हम लोग गवर्नमेंट रूट की बात करें तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा, एफडीआई और एफआईआई दोनों में डिफरेंस होता है। एफडीआई जो है वो काफी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और उसमें केवल और केवल प्रोडक्ट के ऊपर खर्च किया जाता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च नहीं होता है। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो पाई होंगी। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैश्विक बाजार के लिए ऐप और गेम बनाने में भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ में करार किया है। तो रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। यहां पर करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा गूगल के साथ में। तो गूगल के साथ में ये जो है वो एमओयू साइन हुआ है। देख सकते हैं आप लोग कि 100 मिड स्टेज इंडियन स्टार्टअप जो है उनके लिए रिसेंटली ये एमओयू साइन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। इसमें जितने भी स्टार्टअप हब हैं उन्होंने और गूगल ने ऐप स्केल एकेडमी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 100 से मध्यम चरण के भारतीय स्टार्टअप के एक समूह की घोषणा की है। स्टार्टअप हब में यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी जिसको हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन सेंटर।
इंक्यूबेशन सेंटर का मीन्स होता है कि जब भी कोई स्टार्टअप एस्टेब्लिश किया जाता है उससे पहले कई फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे बैंक से लोन जो है वो कैसे मिलेगा, कौन कौन सी क्लियरेंस लेनी है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी है, तो इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो काम करते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि स्टार्टअप को शुरू करने से पहले एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्बली जो है वो प्रोवाइड कराता है इंक्यूबेशन सेंटर्स। चलिए आप लोग यहां पर देख सकते हैं ऐप स्केल अकादमी भारत भर में शुरुआती से मध्यम चरण के स्टार्टअप की सहायता और प्रशिक्षण के लिए जो है वो क्या कर रही है, गूगल के साथ में समझौता जो है वो कर रही है। ठीक है, तो गूगल जो है वो इसमें पूरा पूरा हेल्प करेगा स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने हाल ही में टी एस रामाकृष्णन को अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ अपॉइंट किया है? Which of the following asset management company has recently appointed T.S. Ramakrishnan as its managing director and CEO? तो recently LIC म्यूचुअल फंड जो है यहां पर इनको प्रबंध निदेशक और सीईओ जो है वो अपॉइंट किया गया है LIC म्यूचुअल फंड के अंदर। 6 नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर होगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 मार्च 2022 से ये अपना काम करना शुरू करेंगे एज ए सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टी.एस. रामाकृष्णन। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन फरवरी 2022? वर्ष 2022 के अंदर फरवरी मंथ में जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ है? 7th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1.33 लाख करोड़, डी इसका करेक्ट आंसर है। जीएसटी के लिए आप लोग को पता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया था 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इसके थ्रू एक नया आर्टिकल 279A हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। जीएसटी की टोटल 4 स्लैब्स जो हैं वो वर्क करती हैं। उन स्लैब्स के अंदर 0%, 5%, 10%, 12% ये स्लैब्स जो हैं वो काम करती है, 18% की काम करती है। ठीक है, तो जीएसटी के लिए हमने जो अमेंडमेंट किया है वो 101 है, और इसी के तहत जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको एक साथ जो है इंटीग्रेटेड करके जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। और जीएसटी को लागू करने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला भारत जो है वो 161वां देश बना था पूरे विश्व के अंदर। और इसके तहत जो अभी रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है वो 1.33 लाख करोड़ का हुआ है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि फरवरी 2022 में जीएसटी कलेक्शन जो है वो 1.30 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है ना। और ये कब हुआ है? 5वें टाइम, 5th टाइम जो है ये देखा गया है। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट? यहां पर आप लोग देख सकते हैं नाम थोड़ा अटपटा आप लोग को बैंक का मिलेगा, इसका नाम है सर जेरो दादा नायक शिराला कॉर्पोरेटिव बैंक जो है, इसका रिसेंटली लाइसेंस रद्द किया गया है। कहां का ये बैंक है? तो महाराष्ट्र का ये बैंक है। रिसेंटली इस बैंक का एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जब 15% के क्रॉस कर जाता है, 15% के जब वो क्रॉस करता है, उस कंडीशन के अंदर आरबीआई जो है उसको रेगुलेट करना शुरू करता है और लाइसेंस जो है वो भी रद्द किया जा सकता है। तो उसका एग्जांपल हमारे पास में है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र के अंदर ये स्थित है। यहां आप लोग देख सकते हैं कि उसके पास में जो सफिशिएंट कैपिटल थी वो नहीं था, अर्निंग जो थे वो नहीं थे, और इसका इनडायरेक्टली रीजन क्या है? जितना भी एनपीए है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, बैंक का नाम आप लोग याद रखना, सर जेरो दादा नायक शिराला सहकारी बैंक, सांगली, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट देखिए, विदा इज ए न्यू ब्रांड नेम लॉन्च बाय विच कंपनी फॉर इट्स अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए विदा ये जो नया ब्रांड है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो हीरो मोटरकॉर्प के द्वारा रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं हीरो मोटरकॉर्प के चेयरमैन और सीईओ हैं डॉक्टर पवन मुंजाल, उनके द्वारा विदा का मींस होता है लाइफ, और रिसेंटली इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हैं उनके लिए ये पूरा प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ओला ने भी एक इलेक्ट्रिक बाइक जो है उसको भी लॉन्च किया था। ठीक वैसे ही हीरो मोटरकॉर्प जो है इनके द्वारा विदा ये जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए नया इनिशिएटिव यहां पर लॉन्च किया गया है, नया ब्रांड है। हीरो मोटरकॉर्प की यदि हम लोग बात करें तो इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, फाउंडर हैं ब्रिज मोहन लाल मुंजाल, और इसको फाउंड किया गया था 19 जनवरी 1984 को, और दारुएडा के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, वहीं पे इसको क्या किया गया था, यानी कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और फाउंड किया गया था दारुएडा के अंदर। नेक्स्ट देखिए,
Who has appointed as the brand ambassador of भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो रिसेंटली विद्या बालन जो है वो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट की गई है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ब्रांड की। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की हम लोग बात करें तो एमडी और सीईओ हैं पराग राजा। फाउंड किया गया था 2007 में और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारती एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो अपॉइंट कौन किए गए हैं? तो ए इसका करेक्ट आंसर है, नितिन चूक जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं एज ए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट है। आप लोग ये मान के चलिएगा कि बैंकिंग के एग्जाम में यहां से जो है वो एक ना एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। इससे पहले नितिन चूक जो थे वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व जो है वो सीईओ रह चुके हैं। एसबीआई की हम लोग बात करें तो 1 जुलाई 1955 को इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर्स है मुंबई के अंदर और चेयरमैन है दिनेश कुमार खर्रा। नेक्स्ट देखिए, ओ माई गॉड मतलब रिसेंटली एक इंश्योरेंस कंपनी है उनके द्वारा एक हेल्थ कवर जो है उसको लॉन्च किया गया है। डॉग हेल्थ कवर, पालतू कुत्तों के लिए हेल्थ कवर है जिसका नाम है ओ माई डॉग। एक डिजिटल अभियान है, इसको शुरू किया गया है। आप लोग देख सकते हैं किसके द्वारा शुरू किया गया है? फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा इसको रिसेंटली क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा जितने भी पालतू कुत्ते हैं उनके लिए हेल्थ कवर जो है वो रिसेंटली यहां पर क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग of BCCI has announced Tata as an official partner of IPL 2022। तो यहां पर 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रुपए। तो बीसीसीआई की आईपीएल की संचालन परिषद ने टाटा आईपीएल 2022 के लिए एक आधिकारिक भागीदारी के रूप में रुपए को जो है वो शामिल करने की घोषणा की है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं बीसीसीआई के जो भी हेड हैं वो सौरव गांगुली हैं, जबकि रिसेंटली आपको पता होगा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसके हेड अमित शाह के बेटे जय शाह को बनाया गया है और इसके हेडक्वार्टर कहां है? कोलंबो के अंदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर हैं। तो रिसेंटली रुपए के साथ में इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। रुपे कार्ड को सबसे पहले भूटान के अंदर और उसके बाद में सिंगापुर के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया था। तो दोनों आप लोग याद रखना। रिसेंटली आपको यूपीआई के बारे में याद रखना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको अपनाने वाला भारत का पहला नेबरिंग जो कंट्री है वो कौन सा है? वो है नेपाल। इट्स अ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए देख सकते हैं आप लोग यहां पर बीसीसीआई इंडियन प्रीमियर लीग की संचालन परिषद ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड मतलब एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक उत्पाद के रूप में रुपए को टाटा आईपीएल 2022 के लिए एक आधिकारिक भागीदारी के रूप में घोषणा की है। आप लोग देख सकते हैं कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट अभी कौन है? सौरव गांगुली हैं। हेडक्वार्टर्स है मुंबई के अंदर और एनपीसीआई के एमडी सीईओ है दिलीप एस बे और हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सरकार के द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत दाने पेंशन अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये किस अभियान के तहत, किस योजना के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। आप लोगों को पता होगा कि वर्ष 2020 के बजट के अंदर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो योजना थी या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दोनों एक साथ ही अनाउंस की गई थी। इस समय दाने पेंशन अभियान जो है वो इसी स्कीम के तहत जो है वो चलाया गया है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि भूपेंद्र यादव जो हैं वो यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। उनके द्वारा 7 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दाने पेंशन अभियान की शुरुआत की गई है। नई पहल के तहत नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवर्स हैं, जितने भी असिस्टेंट्स हैं, उनके लिए पेंशन फंड में प्रीमियम जो राशि है उसको डिपॉजिट कराने के अंदर ये क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। दाने पेंशन कार्यक्रम 7 से 13 मार्च 2022 तक श्रम मंत्रालय मतलब लेबर मिनिस्ट्री जो है इसमें आइकॉनिक वीक 7 मार्च से 13 मार्च 2022 तक जो है विभिन्न पहलों के अंदर जो है इसको क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारती एयरटेल ने भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के विकास को मजबूत करने के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ में जो है वो यहां पर हाथ मिलाया है?
तो भारती एयरटेल ने रिसेंटली डिजिटल इकोसिस्टम मतलब डिजिटल लिटरेसी को या फिर बैंकिंग की जो धोखाधड़ी है उससे भी इंप्रूव करने के लिए मतलब उससे जो है वो निजात पाने के लिए किस बैंक के साथ में जो है वो हाथ मिलाया है। तो यहां पर 50 नंबर क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है ए, एक्सिस बैंक के साथ में रिसेंटली जो है ये समझौता किया गया है। एक्सिस बैंक और भारती एयरटेल ने वित्तीय समाधानों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारत में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम के विकास को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक जो है वो साझेदारी की है। ये जो साझेदारी है एयरटेल के 340 मिलियन से अधिक ग्राहकों के लिए एक्सिस बैंक से क्रेडिट और विभिन्न डिजिटल वित्तीय पेशकशों तक पहुंच जो है उसको क्या करेगी, सक्षम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने घोषणा की है कि उसने भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ में अपनी साझेदारी का विस्तार किया है? Which digital payments company announced that it has expanded its partnership with Indian Railway Catering and Tourism Corporation? तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा पेटीएम ने रिसेंटली ये जो MOU है साइन किया है। आप लोग देख सकते हैं जितना भी डिजिटल पेमेंट है वो पेटीएम के थ्रू किया जाएगा और IRCTC ने इसके साथ में क्या की है, साझेदारी की है। पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं। डिजिटल भुगतान कंपनी है पेटीएम, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि भारतीय रेलवे में खानपान यानी कि IRCTC के साथ में एक MOU उन्होंने साइन किया है ताकि जितने भी कंज्यूमर्स हैं पूरे कंट्री के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं उनको रेलवे स्टेशनों के ऊपर जितनी भी टिकट वेंडिंग मशीन्स हैं या कोई भी डिजिटल पेमेंट करना है तो वो पेटीएम के थ्रू पेमेंट अपना कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप लोग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आप लोगों को टिकट जो है वो खरीदनी पड़ती है या फिर आपके पास में स्मार्ट कार्ड है उसको रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो आपको केवल अब QR कोड जो है वो स्कैन करना है, अमाउंट जो है उसमें फिल करना है और आपको टिकट मिल जाएगा और आपका स्मार्ट कार्ड जो है वो भी रिचार्ज हो जाएगा। चलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि QR जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। QR जो आप लोग स्कैन करते हैं इसकी फुल फॉर्म जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट देखिए, वैसे तो आप लोग इस स्पेलिंग को एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। देखिए बी अवेयर है ना कि बी अवेयर, ठीक है। तो ए जो है इसमें अलग किया है। टू बी ए वेयर इज ए हैंडबुक ऑफ मॉडलिटीज ऑफ फाइनेंस फ्रॉड। द बुकलेट इज इश्यूड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? बैंकिंग फ्रॉड जो है वो कुछ ज्यादा ही भारत के अंदर देखने को मिल रहा है, उससे निजात पाने के लिए रिसेंटली बी अवेयर जो है बी अवेयर एक बुकलेट रिलीज की गई है। किस बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो RBI के द्वारा रिसेंटली एक बुकलेट जो है इसको रिलीज किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जब भी कोई बैंकिंग फ्रॉड होता है तो आप उसके साथ में कैसे निपट सकते हैं। जब भी आप लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनमें कौन कौन सी सावधानियां जो हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस वो आपको रखने चाहिए। इस बुकलेट के अंदर इसका नाम है बी अवेयर। ये RBI के द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य है कि जितना भी डिजिटल पेमेंट होता है या कोई भी फाइनेंशियल लेन देन होता है उस समय भोले भाले ग्राहक जो है उनको लूट लिया जाता है और उनके अंदर एक अवेयरनेस जगाने के लिए ताकि वो इस फ्रॉड का शिकार ना हो, इसलिए RBI के द्वारा ये बुकलेट जो है उसको रिलीज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, RBI ने डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है DG साथी। 24/7 जो है हेल्पलाइन यहां पर प्रोवाइड होगी। जब भी मान लीजिए कि आप लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो कई बार पेमेंट ट्रांसफर नहीं हो पाता और आपके अकाउंट से वो पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाता है, तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन शुरू की गई है DG साथी के नाम से। आप लोग जो है यहां पर हेल्प ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 2 इनिशिएटिव इसमें शुरू किए गए हैं डिजिटल पेमेंट्स के लिए। पहला है UPI 123 पे। UPI 123 पे इसमें जितने भी स्मार्टफोन के जो फीचर्स हैं, आप लोग देखते हैं आजकल सबके पास में स्मार्टफोन है, लेकिन रूरल एरियाज के अंदर स्मार्टफोन सभी के पास में नहीं है। तो क्या ऑफलाइन मोड में भी पेमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए ही UPI 123 जो है इसको लॉन्च किया गया है। आप लोगों को मोबाइल से 123 जो है डायल करना है, वहां से कोई भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो है वो आपसे बात करेंगे या फिर ऑटोमेटिक जो बोट है वो आपसे फिर इसमें बातचीत करेगा कि जैसे आपको 5000 का ट्रांजेक्शन करना है तो एक दबाइए, इस तरीके से जो है वो पूरा प्रोसीजर होगा। तो उसको हम लोग कह रहे हैं UPI 123 पे। लेकिन यदि मान लीजिए कोई हेल्प चाहिए आपको तो DG साथी 24/7 हेल्पलाइन जो है वो डिजिटल पेमेंट्स के लिए यहां पर इनिशिएटिव लिया गया है RBI के द्वारा।
नेक्स्ट देखिए, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, फीचर फोन के लिए आरबीआई के द्वारा शुरू की गई यूपीआई सुविधा का नाम क्या है? तो यूपीआई 123 पे, है ना। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया, इसको अपनाने वाला भारत का पहला नेबरिंग जो स्टेट है, नेबरिंग जो कंट्री है, वो कौन सा है? नेपाल है। और ऑफलाइन मोड के अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हैं? आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आरबीआई ने फैसिलिटी दी है। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन जो है वो होता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यूपीआई 123 पे फीचर फोन के उपयोगकर्ता को भुगतान करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करने का विकल्प प्रदान करेगा। इसके लिए यूपीआई 123 पे वर्तमान में फीचर फोन के उपयोगकर्ताओं को यूपीआई भुगतान करने के लिए 4 जो है वो अलग अलग यहां पर ऑप्शन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि आप लोग वहां पर जैसे जैसे वो कस्टमर केयर में आपने कॉल किया होगा, जैसे जैसे वो बोलता है वैसे वैसे आप नंबर जो है उनको एंटर करते जाते हैं कि 1 दबाइए, अब आपको जो है वो हिंदी में बात करनी है तो 2 दबाइए, इंग्लिश में बात करनी है तो 3 दबाइए। इस तरीके से जो है वो पूरा प्रोसीजर इसमें होगा। नेक्स्ट देखिए, सीडेक हैज लॉन्च ए न्यू सुपर कंप्यूटर नेम परम गंगा। तो परम गंगा जो है वो एक नया सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है सीडेक के द्वारा, जिसकी स्पीड जो है वो 1.66 पेटाफ्लॉप है। लेकिन इसको रिसेंटली कहां पर स्थापित किया गया है? 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के अंदर इसको स्थापित किया गया है। भारत का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो परम 2000 के नाम से ही या फिर परम 8000 के नाम से जो है वो बना था। पेटाफ्लॉप्स के अंदर इसकी जो गणना है वो की जाती है स्पीड की, और सीडेक के द्वारा रिसेंटली आईआईटी रुड़की के अंदर क्या किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है। अभी पूरे विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो जापान का है, फुगाकू। और फुगाकू विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तो है ही, साथ में आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि 1989 के अंदर भारत में जो सुपर कंप्यूटर था वो सबसे पहले बनाया गया था, और कंप्यूटर क्रांति जो है वो भी शुरुआत की गई थी 1989 के अंदर ही। सीडेक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के दूसरे चरण के तहत जो है वो आईआईटी रुड़की में परम गंगा के नाम से एक सुपर कंप्यूटर जो है स्थापित किया है। स्पीड आप लोग देख सकते हैं, पेटाफ्लॉप्स के अंदर इसकी स्पीड है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा यह संयुक्त पहल जो है वो की गई है। नेक्स्ट देखिए, किस म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी शुरुआत की है? 21 जो है इसका करेक्ट आंसर है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी की शुरुआत की है, जो एक अनूठी मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से महिला निवेशकों को उनके पास एक महिला वित्तीय विशेषज्ञ से क्या करेगी? उसको कनेक्ट कर देगी। मतलब एक महिला जो है दूसरी जो एक्सपर्ट महिला है इन फील्ड ऑफ फाइनेंस, उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर देगी। एक मिस कॉल जो है वो देना है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के कस्टमर केयर पर, और वो जो है वो आपसे सीधा कनेक्ट कर लेंगे। तो वुमन जो फाइनेंशियल हम लोग एम्पावरमेंट है जब उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर ये काफी बेहतरीन रोल अदा करने वाली है। इस पहल के माध्यम से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का लक्ष्य है महिला जितने भी यानी कि वुमेन इन्वेस्टर्स हैं उनको म्यूचुअल फंड के माध्यम से मैक्सिमम जो है वो इन्वेस्टमेंट कर पाए, उनको सेफ फील कराना, और ताकि वो बिल्कुल फ्रीली जो है वो इन्वेस्टमेंट कर पाए, इसके लिए ये सुविधा जो है वो शुरू की गई है। नेक्स्ट देखिए, SEBI has increased the investment limit for retail investors applying for public issue of debt securities. What is new limit? New limit जो है आवेदन करने वाले खुदरा निवेशकों के लिए निवेश की सीमा जो है वो कितनी बढ़ा दी गई है? तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं 22 का करेक्ट आंसर है। 5 लाख की सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है। पहले ये 2 लाख की थी और अब इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं सेबी ने सार्वभौमिक भुगतान इंटरफेस मतलब यूपीआई जो है इसके माध्यम से 2 लाख की बजाय 5 लाख जो है वो ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी दी है। यह कदम सेबी ने एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर जो है ये पेशकश की है। एनपीआई क्या करता है? एनपीसीआई जितना भी पेमेंट्स है इसको क्या करता है? सिक्योर करता है। तो क्या आप लोग देखते होंगे मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, तो ये मास्टर, मैस्ट्रो, वीजा ये सब फॉरेन की कंपनीज हैं। जब भी आप लोग बैंक के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए ये कंपनी जो है वो चार्ज करती हैं। लेकिन यदि मान लीजिए जैसे रुपे कार्ड की हम लोग बात करें तो रुपे भी क्या करता है? इसी ट्रांजेक्शन को सिक्योर करता है, तो भारत का पैसा भारत में ही बचा रह जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस बैंक ने
वॉयस से यूपीआई भुगतान सेवा के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी टॉनटैग के साथ में भागीदारी की है। यानी कि वॉइस से यूपीआई भुगतान होना इजी बनाने के लिए जो है वो टॉनटैग के साथ में साझेदारी की है। 23 का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि एनएसडीएल पेमेंट लिमिटेड जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, टॉनटैग ने फीचर फोन उपयोगकर्ता के लिए, फीचर फोन मतलब जिसमें आपके पास में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं, कीपैड वाला मोबाइल है, तो वॉइस से यूपीआई जो है वो भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए एनएसडीएल पेमेंट बैंक और एनपीसीआई के साथ में जो है वो एमओयू साइन किया गया है। रिसेंटली यूपीआई 123 जो है ये भी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई 123 पे सुविधा शुरू करने के बाद अब जो है ये रिसेंटली एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AIFI अंडर आरबीआई। तो सेबी जो है वो इसकी क्या है, एक हिस्सा, इसका जो है वो हिस्सा नहीं है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान का हिस्सा नहीं है, जबकि एक्जिम, सिडबी और नाबार्ड जो है वो इसके हिस्से के तौर पर काम करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से इसके हिस्से हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि नाबार्ड, यानी कि नाबार्ड है, इसके साथ में आप लोग देख सकते हैं सिडबी है, एक्जिम है, ये सभी इसकी क्या है, इसके पार्ट हैं। लेकिन सेबी जो है इसका पार्ट नहीं है। एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, ये सब क्या है, इसके पार्ट हैं। तो इसकी एक धारा है 1934, रिजर्व बैंक की हमने पढ़ी थी, अभी एक एक्ट है 1934, उसकी धारा है 45L और 45N के तहत जो है ये पूरा का पूरा काम जो है उसको देखरेख किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए कितनी आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है। 25 का करेक्ट आंसर है बी, $1.4 बिलियन जो है वो आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए एक आपातकालीन सहायता के रूप में, इमरजेंसी फंड जो है इसके रूप में क्या की है, मदद की है, मंजूरी दी है इसकी, ताकि वहां पर जितने भी लोग हताहत हुए हैं, परेशान हुए हैं, उनकी हेल्प जो है वो की जा सके। यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कीव है। यूक्रेन की करेंसी यूक्रेनियन हर्वियन है। इसके साथ में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वो वोलोदिमिर जेलेंस्की है। तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो है इन्होंने काफी हिम्मत दिखाई है, रूस के जो है सामने बराबर ये टक्कर ले रहे हैं। देखते हैं कितने दिन ये युद्ध चलता है। नेक्स्ट देखिए, विच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है इसको किसने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो 26 का करेक्ट आंसर है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ही इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। किसके लिए, महिलाओं के लिए देखभाल में एक बीमा पॉलिसी जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको रिलीज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को आरबीआई अधिनियम की किस धारा के तहत नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया है। तो इसका सेक्शन 35A जो है, इसके तहत कोई भी न्यू कस्टमर जो है वो आरबीआई के तहत जो है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो है वो अब शामिल नहीं हो पाएगा एज ए कस्टमर। यहां पर सेक्शन 35A जो है वो अब काम करेगा। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को बिल्कुल तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को ऑनबोर्डिंग से रोक दिया है, यानी रोकने के निर्देश दिए हैं। बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईडी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी जो है निर्देश दिया है। मतलब एक आईटी ऑडिट जो है वो क्या की जाएगी, पेटीएम की जाएगी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है, रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ आईआरडीआई इन 2022। 2022 में आईआरडीआई के नए अध्यक्ष के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो 28 का करेक्ट आंसर है देबाशीष पांडा जो हैं वो इस पद पर अपॉइंट किए गए हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन। आईआरडीआई के देबाशीष पांडा जो हैं वो चेयरमैन बनाए गए हैं। ही इज ए फॉर्मर फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी। द पोस्ट ऑफ आईआरडीआई चेयरमैन was laying vacant since May 2021। 2021 से ये पद जो था वो खाली चल रहा था और सुभाष चंद्र कुंटिया जो थे उनके बाद से ये पद जो था वो पूरी तरीके से खाली चल रहा था। तो देबाशीष पांडा जो है वो रिसेंटली आईआरडीआई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। What is the latest estimate of GDP growth of India according to Morgan Stanley for the financial year 2022 and 2023। रिसेंटली जीडीपी के जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 7.9% का। ठीक है,
सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन यहां पर थोड़ा डिक्रीज किया गया है ना, थोड़ा जो है वो डिक्रीज किया गया है। जीडीपी जो एस्टिमेटेड है वो 7.9 जो है परसेंट रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी है मॉर्गन स्टैनले, उनके द्वारा 2022-23 में ये अनुमान लगाया गया है। भारत 3 प्रमुख चैनलों से प्रभावित है। सबसे पहला तो है ऑयल, और उसमें अन्य वस्तुओं के लिए उच्च कीमतें। तो ऑयल जो है जब उसकी रेट्स फ्लक्चुएट करती हैं तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट जो है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। साथ में फिर इसका व्यापार है, और जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, उसका प्रभाव भी जो है वो हमारे जीडीपी के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फिक्स by EPFO on Provident Fund deposits for the financial year 2021 and 22। तो रिसेंटली यहां पर किया गया है डिसाइड 8.10%, 8.10%, जो कि इससे पहले 8.50 था। हम लोग बात करें 20-21 के फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 31 मार्च तक वो चलता है, 31 मार्च तक। लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो है हम लोग उसी को कहते हैं जब 31 मार्च को वो खत्म हो जाए, 31 मार्च को समाप्त हो जाए, उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपके 1 अप्रैल को ही शुरू हो। यदि मान लीजिए कि किसी कंपनी की स्थापना नवंबर के अंदर की गई है, 1 नवंबर 2020 के अंदर किसी कंपनी की स्थापना की गई है, तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 तक रहेगा। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि किसी कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया है मान लीजिए 20 जनवरी 2020 को, तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 ना होकर उसके लिए फाइनेंशियल ईयर रहेगा कब? 31 मार्च 2021, क्योंकि यहां पर ईयर जो है वो चेंज होना जरूरी है, तभी वो फाइनेंशियल ईयर जो है वो कहलाता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए जो रेट्स हैं वो 8.10% कर दी है, जो कि पिछले से 0.4% क्या है, कम है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ और क्विज जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोग मुझे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग सेशन को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है आप लोगों की। और बेल आइकन पर आप लोग हिट कर दीजिए ताकि हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।